Hello guys, I'm here with another interesting story and this case is about Shraddha Walkar. Recently आपने सबने देखा होगा इतना हाईलाइट हुआ है केस और केस की शुरुआत होती है 2018 से। इससे पहले गाइस श्रद्धा वोलकर अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ पालघर महाराष्ट्र में रहती थी। 2018 में श्रद्धा वोलकर मुंबई आ जाती है अपनी नौकरी की तलाश में और एक कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू कर देती है। एक किसी डेटिंग ऐप के थ्रू वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम था आफ्ताब अमीन पूनावाला। वो भी उसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करता है। दोनों में बातें होती हैं और रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। 2019 में श्रद्धा ने अपनी माँ को बताया इसके बारे में, माँ ने उसके फादर को बताया, दोनों ने मिलकर ऑब्जेक्ट करा, लेकिन श्रद्धा ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसने आफ्ताब के साथ रहना कंटिन्यू रखा। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही चलता रहता है गाइस। जो श्रद्धा पालघर अपने घर पे जाती है और अपना सामान कलेक्ट करती है और घर छोड़ के निकल जाती है। घर वालों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, कुछ दिनों तक उन्होंने बात भी नहीं की श्रद्धा से, लेकिन वो उसके दोस्तों से और सोशल मीडिया के थ्रू श्रद्धा की जानकारी प्राप्त करते रहते थे। अब आता है गाइस जनवरी 23, 2022। खबर पहुंचती है श्रद्धा के पास फोन के थ्रू। कभी कभी वो अपनी माँ से बात करती थी और खबर आती है कि उसकी माँ नहीं रही। श्रद्धा अपने घर पहुंचती तुरंत पालघर महाराष्ट्र में, कुछ दिन वहां रहती है और श्रद्धा के पिता ने बताया कि श्रद्धा की माँ यह बता रही थी कि आफ्ताब उसको हरास करता है, उसको असॉल्ट करता है। उसके पिता ने श्रद्धा को समझाने की कोशिश करी फिर से कि ब्रेकअप करके घर आ जा वापस, लेकिन श्रद्धा ने फिर से नहीं सुनी। वो कंटिन्यू करती है आफ्ताब के साथ रहना और कुछ दिनों के बाद मई 8, 2022 को दोनों आफ्ताब और श्रद्धा वोलकर दिल्ली आ जाते हैं गाइस, क्योंकि आफ्ताब के घर वाले भी इस रिलेशनशिप को अलाउ नहीं कर रहे थे, वो भी अपोज कर रहे थे और दोनों ने सोचा कि नेशनल कैपिटल में उनको कुछ अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए दोनों शिफ्ट हो जाते हैं और पाड़गंज के एक होटल में आके रहने लग जाते हैं। 2 दिन वहां रहते हैं, तीसरे दिन अपने किसी कॉमन फ्रेंड के यहाँ पे छतरपुर में चले जाते हैं और वहां पे नेक्स्ट डे एक रेंटेड हाउस लेके रहने लग जाते हैं। अब गाइस आता है मई 18, 2022। श्रद्धा और आफ्ताब की लड़ाइयाँ कॉमन थी, बहुत बार लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन आज कुछ इंटेंस लड़ाई होती है और इसी बीच आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा को स्ट्रैंगुलेट कर दिया, गला रेत दिया। गला रेतने के बाद श्रद्धा की मृत्यु हो जाती है और आफ्ताब अमीन पूनावाला बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के तरीके ढूंढने में लग जाता है। कई तरह के वीडियोस देखता है, कई तरह की वेब सीरीज देखता है और वो इंस्पायर होता है एक अमेरिकन क्राइम वेब सीरीज डेक्स्टर से इंस्पायर होकर अगले दिन मई 19, 2022 को एक नियर बाई मार्केट में जाता है और वहां से एक बड़ा फ्रिज लेके आता है और एक इलेक्ट्रिक शॉ लेके आता है। बॉडी को बाथरूम में ले जाके कई टुकड़ों में डिवाइड करता है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है, पॉलीथीन के बैग में डालता है और उनको फ्रिज में रख देता है। और इसी बीच निकल के रात को 2 बजे के आसपास मेहरौली वाला जो एरिया है, जंगल का जो एरिया है, उसमें जाके श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स को स्कैटर्ड वे में फेंकना शुरू कर देता है। 5 जून तक उसने ऐसा करा। टोटल 18 दिन के बीच इस ड्यूरेशन में वो किसी पड़ोसी से, किसी से उसने बात नहीं करी। हालांकि श्रद्धा का जो सोशल मीडिया था, इंस्टाग्राम और इस तरह की जो चीजें थी, वो ये उसके बाद में भी, उसकी मृत्यु के बाद में भी वो आफ्ताब पूनावाला अपडेट कर रहा था। कई दिनों तक 18 मई के बाद में श्रद्धा का फोन बंद आ रहा था और घर वाले भी कोशिश कर रहे थे फोन करने की, सोशल मीडिया के थ्रू भी अपडेट नहीं मिल रही थी। दोस्त भी उसको कॉल कर रहे थे। दोस्तों ने बताया कि पहले 2-3 दिन में बात होती थी श्रद्धा से, लेकिन अब उसका फोन 18 मई के बाद में स्विच ऑफ आ रहा है। फादर को टेंशन होती है। उन्होंने मानिकपुर पुलिस स्टेशन पालघर में श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पुलिस स्टेशन में बताया जाता है कि वो आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ रिलेशनशिप में थी
और दिल्ली के छतरपुर में रहती है। इसके बीच क्या होता है गाइस, जो पालघर पुलिस है वो इंटीमेट करती है मेहरौली पुलिस स्टेशन में। मेहरौली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की जाती है और मेहरौली पुलिस लग जाती है आफ्ताब अमीन पूनावाला को ट्रेस करने। आफ्ताब अमीन पूनावाला का फोन ट्रैकिंग पे लगाया जाता है और उसको ट्रेस करा जाता है। घर आके पुलिस आफ्ताब अमीन पूनावाला को पूछताछ करती है। उससे पूछताछ पे उसने एक नई कहानी बताई। उसने बताया कि श्रद्धा से उसकी लड़ाई हुई और उसके बाद में श्रद्धा ने घर छोड़ के जाने को कहा और अपना फोन बंद करके वो घर से चली गई। उसके बाद में उसका नहीं पता लगा। उसने कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाया। लेकिन इसी बीच जब आफ्ताब बार बार अपना स्टेटमेंट दे रहा था पुलिस को, सो उसने कई ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिए, अपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो पुलिस को सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ फॉल प्ले है, कुछ ना कुछ है जो ये छुपा रहा है, जो बताना नहीं चाह रहा। और फाइनली उसने कन्फेस किया कि उसी ने श्रद्धा वोलकर की हत्या करी और उसके बॉडीज के पीसेस को डिवाइड करके मेहरौली में अलग अलग एरियाज पे उसने फेंका है। पुलिस को लेके जाता है वो और मेहरौली के अलग अलग एरियाज में कुछ बॉडी के जो पीसेज हैं वो रिकवर होते हैं। लेकिन गाइस इतने महीनों के बाद में बॉडी के जो पीसेस रिकवर होते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी उन पीसेस को डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें पता लगता है कि ये जो बॉडी के पीसेस हैं ये एक्चुअल में उसी विक्टिम के हैं। लाइक बॉडी के जो पीसेस मिले हैं उनका डीएनए एनालिसिस होगा। फादर का जो डीएनए लिया गया है श्रद्धा वोलकर के, उससे मैच किया जाएगा। उससे पता लगेगा कि ये जो डीएनए है श्रद्धा वोलकर का ही है। तब जाके कंफर्म होगा कि जो बॉडी के जो पीसेस मिले हैं वो विक्टिम के ही है। इस तरह के केसेस में जो क्रिमिनल है वो कन्फेस भी कर देता है, तो कोर्ट तब तक नहीं मानती है जब तक कुछ डेफिनेटिव एविडेंस नहीं मिलता, कुछ फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता, जब तक कि बॉडी नहीं मिलती है, विक्टिम की बॉडी मिले या कुछ ऐसा फिजिकल एविडेंस मिले जिससे कि कोर्ट अपना वर्डिक्ट पास कर सके। गाइस उसने फ्रिज को डिस्पोज ऑफ नहीं किया। फ्रिज वहीं मिला पुलिस को, क्राइम सीन पे ही फ्रिज था, बड़ा फ्रिज था 300 लीटर के आसपास का। उसने सोचा कि उसने इतना शार्पली, इतना सफाई से काम करा है कि पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो फ्रिज को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया और फ्रिज क्राइम सीन पे मिला। ऑल्दो कोई वेपन, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह जो भी थी, इस तरह की चीजें नहीं मिली। कुछ ब्लड सैंपल भी क्राइम सीन से कलेक्ट करे गए। और इसी बीच में आफ्ताब अमीन पूनावाला का साकेत कोर्ट ने परमिशन दी नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए। पहले पॉलीग्राफ जांच होती है, फिर नार्को एनालिसिस होता है, जिसमें कि आदमी को कुछ दवाइयां देके सिडेट करा जाता है, नींद की अवस्था में उसको लाया जाता है ताकि वो जो भी उसके दिमाग में है, जो वो सच बोलना नहीं चाहता है वो बोल देता है नींद की अवस्था में। नार्को एनालिसिस टेस्ट करा गया जिसमें कई सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है। और आफ्ताब अमीन पूनावाला का इसमें कंसर्ट भी लिया गया नार्को एनालिसिस टेस्ट से पहले। सो इस तरह से केस में कई सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सैंपल्स थे उनको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया। उनका जो टेस्ट आएगा उसके बेस पे डिपेंड करता है कि केस का फाइनल जो डिसीजन होगा वो क्या होगा। आफ्ताब अमीन पूनावाला को अरेस्ट करा गया और अभी केस कोर्ट में है। सो गाइस मेन चीज होती है जिस तरह से इस तरह के केसेस को हाईलाइट किया जाता है मीडिया में, इस तरह से प्रोजेक्ट करा जाता है जिससे कि आदमी, एक घर बैठे आदमी जो टीवी पे, अपने फोन में कहीं पे भी देख रहा है इस तरह के वीडियोस, इसको हाईलाइट करके बताते हैं कि टेक्निक ये देखिए, इस तरह की टेक्निक यूज करी है क्रिमिनल ने मारने के लिए अपने विक्टिम को। ये कहीं ना कहीं एक कॉपी कैट मर्डरर को जन्म देता है गाइस, जिसमें कॉपी करता है कोई भी मर्डरर। और ऐसा हुआ है। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रिंस यादव नाम के एक लड़के ने आराधना प्रजापति नाम की एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया। आराधना किसी और से शादी कर लेती है। प्रिंस जब इंडिया में नहीं था वो लौट के आता है। उसने आराधना को मना किया कि वो शादी तोड़ दे, लेकिन आराधना नहीं मानती है।
और इस बीच वो आराधना को खेत में बुलाता है और वहां पे मौत के घाट उतार देता है। स्ट्रैंगुलेट करके उसकी बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं और डिस्पोज ऑफ कर देते हैं अलग अलग जगह। दूसरा केस एक और इसी तरह का होता है वेस्ट बंगाल में। उज्जवल चक्रवर्ती, एक 55 साल का फॉर्मर नेवी ऑफिसर, जो कि रूटीनली अपनी पत्नी और बेटे को हरास करता था, असोल्ट करता था। एक दिन बेटा किसी एग्जाम के लिए उससे पैसे मांगता है, तो उसने मना करा, तो बेटे ने उसको धक्का मारा तो चेयर से उससे लग जाती है। सर पे चोट लगती है उज्जवल चक्रवर्ती को, उज्जवल चक्रवर्ती गिर जाता है। दोनों बेटे और माँ ने उसको स्ट्रैंगुलेट किया, उसकी बॉडी को चॉप्ड ऑफ करके डिस्पोज ऑफ कर दिया। सो इस तरह की जो केसेस हैं, जो रिपीटेड केसेस आ रहे हैं, इन केसेस को बोला जाता है कॉपी कैट मर्डर्स। सो ये मेन इंफॉर्मेशन थी गाइस श्रद्धा वोलकर केस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। I'll be there with another interesting video.